सच और सिर्फ सच मामलात को संभालने के लिए जरूरी है। सच क्या है? सच ये है कि 75 साल में पाकिस्तान को चलाने वालों ने पाकिस्तान को एक पाकिस्तानी कौमियत नहीं दी। इस मुल्क को 9-10 साल तक सिर्फ इसलिए बेआईन रखा गया कि पंजाब, बिलखसूस पंजाब की जुडिशरी, इंतजामिया, सियासी लोग, हर अफवाज, उनकी इस गलत सोच ने आइन बनने नहीं दिया कि पंजाब की बड़ी आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं तफसील में नहीं जा सकता, लंबी चौड़ी बातें हैं। फिर जिस अंदाज में मुद्दतों के बने हुए सूबे, हमारे एक बहुत बड़े पश्तून सियासतदान को मामूली मराहत के बदले में सारे सूबे हल करके 1 यूनिट की तश्कील की गई और पैरिसी की बुनियाद पे बंगाल की 54% आबादी और हमारी 46% आबादी की बराबरी का ऐलान किया गया। खालिद शहीद ने सन 56 में अपने बयान में कहा था कि अपनी कौम को दूसरों की बड़ी आबादी से बचाना या उनके मफादात का ख्याल करना, क्या ये अयाशी सिर्फ बंगाल और पंजाब के लिए होनी चाहिए थी? यहां गरीब कौमियतों का भी कुछ होना होगा। पाकिस्तान अपनी बदतरीन बुरानों में मुब्तला है। पाकिस्तान के इस बुरान से निकलने का वाहिद रास्ता यह है, हमारी तरबियत ही ऐसी हुई है, बाढ़ में जाए इलेक्शन, बाढ़ में जाए कौमी असेंबली, बाढ़ में जाए सेनेट, बाढ़ में जाए सूबाई असेंबली, हमें एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें इंसाफ का बोलबाला होगा, जिसमें मुतफ़िक़ा-इन की बालादस्ती होगी, जिसमें मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सचश्मा होगी और जो पॉलिसियां बैरूनी वो अंदरूनी वो पार्लियामेंट से बनाई जाएंगी। हमें इसलिए बुरा भला कहा जा रहा है कि हम पागल नहीं हैं। यहां नवाज शरीफ, मैं माफी चाहता हूं, बड़ी मुश्किल से एक तस्दीम बनी थी जिस पे पाकिस्तान की तमाम बड़ी तस्वीरें दस्तखत किए थे। वो पता नहीं क्यों इमरान की दुश्मनी में इस हद तक चली गई कि उसका एक लीडर कहता है कि मैं 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की चांद आंख का तारा हूं। शर्म की बात है, शर्म की बात है। एक ऐसा आदमी जिसने पीडीएम के ऐलाननामे पे दस्तखत किए हैं और उसका तीसरा या चौथा नुकता यह है कि अफवाज पाकिस्तान, जिस तरह दुनिया में तमाम अफवाज सियासत से दूर रखी गई हैं, हमारी अफवाज भी दूर रहेंगी। मैं क्या करूं, दोस्त हैं सारे। पश्तूनख्वा मीडिया पार्टी ने और कोई कमाल नहीं किया। हमने जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक गलत रास्ते पे थे, जमहूरी अंदाज में जब एक गलत रास्ते पे थे और उन्होंने इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद, जिसमें हमारे बलूचिस्तान और पश्तूनख्वा वतन के बड़े बड़े अकाबिर सारे शामिल थे, हम पार्लियामेंट में नहीं थे। बेनजीर की हुकूमत के खिलाफ उन्होंने IGI बनाई तो पश्तूनख्वा मीडिया पार्टी वाहिद पार्टी थी जिसने मियां नवाज शरीफ और IGI के बड़े बड़े अकाबरीन, जिनमें पश्तून लीडर भी थे, बलोच भी थे, सिंधी भी थे, हमने काले झंडों से उसका इस्तेमाल किया था। हमारी दुश्मनी नहीं थी, ना IGI से थी, ना नवाज शरीफ से, ना किसी और से। हमें यह मुल्क अजीज है, हमें यह मुल्क अजीज है। इसकी सरजमीन में हमारी मसाजिद हैं, इसके एक बहुत बड़े हिस्से पे पश्तून अपनी आबाई जिंदगी पे अपनी पुरफ्तिखार रिवायत के साथ जिंदगी गुजार रहा है। हमने कभी ये गड़बड़ नहीं की। हमने उस फौज को पाकिस्तान का फौज कहा जो पंजाब के 4 जिलों की फौज है। हमने कभी ऐसी बात नहीं की। हमें अंग्रेजों के वक्त से लेके फिर पाकिस्तान में हमारे अकाबरीन को सिर्फ इसलिए जेलों में रखा गया कि उन्होंने कहा कि हर आदमी का वोट होगा। यहां FCR था, यहां कोई माई कलाल बोल नहीं सकता था। पाकिस्तान किसी के ख्वाब में ख्याल में भी नहीं था। 1929 में अब्दुल समद अशरफी वो अपने आप को एक बेवा यतीम बच्चा कहता था। उसने किसी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी हासिल नहीं की थी। वो बड़े दीनी आलमों की सरबराही में, की रहबरी में, अपने घर में इस सियासी
वो फला पूछा था, उसने कभी किसी सियासी जमात की न देखा था किसी पार्टी को, न किसी लीडर से मुलाकात की थी। वो अपनी संदेश में लिखते हैं कि जब मैं घर की जिम्मेदारी से आया और यहाँ फिरा इलाकों में, मैंने पश्तूनों में जो बर्बादी देखी, जो मुश्किलात देखी, मैं जाती तौर पे इस नतीजे पे पहुंचा कि पश्तूनों की या बलोचों की या हमारे हिंदुस्तान की आवाम की बर्बादी की वजह खारिजी हुक्मरानी है। और मैंने अपने साथ 2 वादे किए कि इस सरकार की मैंने नौकरी नहीं करनी, और अपने सियासी मकासद के लिए खालिद मुस्तफा खान अचकज़ई के सियासत के 3 बड़े वो थे, वो साम्राज्य दुश्मन था, वो फ्यूडल जिद था, वो जमहूरी आदमी था। आप हमें इसलिए जेलों में डाल रहे थे कि हमने एक वोट की बात की, हमने पार्लियामेंट की बात की, और फिर जब पाकिस्तान बना तो शरीफ आदमी को, खालिद मुस्तफा खान को, तुम्हारा यानी इल्जाम ये था बलूचिस्तान सेफ्टी एक्ट तुम्हारी वजह से अमन को खतरा है, लिहाजा तुम 6 महीने जेल में रहोगे। दुनिया जानती है, आज लोग चीख रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। मीडिया वालों, हम बच्चों को, उनके बुजुर्ग भाई अब्दुल सलाम खान को, हम खानदान वालों को महीने में सिर्फ 1 खत लिखने की इजाजत थी, और हुक्म क्या था? तालिबान खान, आप इन बातों को जानते हैं, हमें हुक्म था कि खत डायरेक्ट CID कोटा के दफ्तर भेजना है। बाप को खत, बाप को बच्चे खत भेजे, बड़ा भाई छोटे भाई को खत भेजे, बेटी बाप को खत भेजे। हमारी वालदा लिख नहीं सकती थी, हमें हुक्म था अब्दुल समद खान अचकज़ई फलाना जेल कैदी बमारफत CID कोटा। ये तमाशे हमारे साथ हुए, इसलिए हमें डेमोक्रेसी अजीज है। हम डेमोक्रेसी पे, आइन की बालादस्ती पे, पार्लियामेंट के इख्तियार पे किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और पाकिस्तान डूब जाएगा। पाकिस्तान डूब जाएगा अगर पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती की बात नहीं की गई। पाकिस्तान के बचाने और चलाने का एक ही रास्ता है। पहले हम तजवीज करते थे, अब हम मुतालिबा करते हैं। इलेक्शन से पहले अगर किसी को पाकिस्तान अजीज है, और यकीनन अजीज है, इलेक्शन से पहले तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स की, जिसमें जजेस भी हो, अखबारों वाले भी हो, आलिम फाजिल लोग भी हो, आले अक़्ल भी हो, उलमा भी हो, सियासी भी हो, कारोबारी भी हो, सब मिलके 3 दिन तक इस डूबते मुल्क को बचाने के लिए सोचें, और एक जमहूरी राय अमल के उस पे आके फिर इलेक्शन का ऐलान हो। ऐसा नहीं होगा। पूछा जा रहा है फलाने को फलानी सीट, फलाने को फलानी सीट, जिसको भी देनी, हमें कोई सीट नहीं चाहिए, कोई सीट नहीं चाहिए। हमें वो सीट चाहिए जो हमें आवाम देगी, जो हमें आवाम देगी। मैं नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, बिलावल से करता हूँ, मौलाना फजल रहमान से, तमाम सियासी पार्टियों से कि खुदा को माने, इस मुल्क को बचाएं, इस मुल्क को बचाएं। इसका वाहिद रास्ता, वाहिद इलाज यहाँ एक आईनी हुक्मरानी है। पाकिस्तान बहरान में गिर चुका है। हम पागल नहीं हैं, हम पागल नहीं हैं कि हम खुदा न खास्ता ये चाहते हैं कि जनरलों को फांसियां हो या फलाना हो, लेकिन तमाम पार्टियों को, जमात उलमा इस्लाम मेरी सबसे नजदीक पार्टी है, फजल रहमान की, जो मुस्लिम लीग, पीपल पार्टी, जो जमहूरी पार्टियां हैं, उन्होंने अवाम के साथ ये वादा करना होगा कि जिन जजों ने पहले मरहला से लेकर आखिरी मरहला तक सिर्फ आइन की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी नौकरियों को ठोकर मारी या उनको वहां से निकाला गया, ये पार्टियां वादा करें कि जब भी पार्लियामेंट बनेगी ये मुश्तरका रेजोल्यूशन पेश करेंगी कि जो जज अयूबी मरहला, दूसरा मरहला, तीसरा मरहला, चौथा मरहला, जो जज निकाले गए हैं उनको हीरोज ऑफ डेमोक्रेसी, आइन के हीरोज डिक्लेयर किया जाए, और उनके बच्चों को वो तमाम मना दी जाए जो उनसे छीनी गई है। और जिन जजों ने बेईमानी करके आइन का हल्फ उठा के जनरलों का साथ दिया है, मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकता, उनको तो कम से कम उनकी जजी से फारिग चिट्ठी, उनकी तस्वीर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बाहर फेंक देनी चाहिए, जिन्होंने आइन का सौदा किया, जिन्होंने फलाना किया। पाकिस्तान बहरानों में है, इसका इलाज यह है जिस तरह साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के वक्त लोग बैठे, रिकंसिलिएशन की, जश्मन टूटू, फलाना फलाना कि बाबा माजी को भूल जाओ, आओ पाकिस्तान को नए सिरे से एक जमहूरी अंदाज में चलाते हैं। हमें
کسی سے کوئی خیرات نہیں چاہیے. ہمیں افواج پاکستان میں اپنی آبادی کے مطابق حصہ چاہیے. پاکستان کی افواج پاکستان کے تمام اداروں میں سندھیوں کو، بلوچوں کو، پشتونوں کو آبادی کی بنیاد پہ، تاکہ ایک فوج پاکستانی فوج بنے. دوسری بات یہ ہے، یہاں 21ویں صدی میں، خدا کا خوف کریں، 21ویں صدی میں پنجاب کے نام سے صوبہ ہے، بلوچ کے نام سے ہے، اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ پھنسا ہوا ہے، سندھی کے نام سے ہے. آخر پشتونوں نے، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ انگریز کے ساتھ ہم لڑے تھے، انگریز کے ساتھ ہم نے مقابلہ کیا تھا، بندوق سے بھی کیا تھا، مرد آباد زندہ باد کی بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، اس نے ہمیں تقسیم رکھا. موجودہ پاکستان کیوں 75 سال سے ہمیں تقسیم رکھ رہا ہے؟ جب یونٹ بن رہا تھا، میاں والی اور اچک بنوں کا حصہ تھے. کیا میاں والی کے نمک کے ذخیروں پہ آپ کی نظر ہے؟ ایسا نہیں ہوگا بابا. جو پشتون وطن ڈیورنڈ لائن کی اس طرف، ڈیورنڈ لائن اس طرف افغانستان ہے، ڈیورنڈ لائن کے اس طرف ایک ساتھ متصل پشتون وطن، چترال سے لے کر بولان تک، اس کو ہم خان شہید کی افکار کے مطابق ایک صوبے میں پشتونستان کے نام سے لانا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے، یہ ہم لے کے رہیں گے. یہاں اگر تعلیم اپنی دینی ہے، مفت تعلیم یا جبری تعلیم، کم سے کم ابھی سے تو شروع کر دیں. بیسک ایجوکیشن مادری زبان میں. سب سے خطرناک بات میں ریکویسٹ کرتا ہوں، افغانستان سے بھی، پاکستان سے بھی، سنٹرل ایشیا کے سستے انرجی کے ذخائر پہ تمام دنیا کی نظر ہے، اور اس کا سب سے شارٹسٹ پاسبل، سب سے سیدھا چھوٹا راستہ گوادر ہے. گوادر سے سنٹرل ایشیا تمام دنیا کی بندرگاہوں سے بہت نزدیک ہے. یہ پاکستان کے اور افغانستان کے حکمرانوں کے عقل کا امتحان ہے. اگر ہم نے غلطی کی، جس کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، اگر ہم نے غلطی کی، خدا نخواستہ افغانستان، پاکستان، یہ سارا خطہ ان مت سانڈوں کی جنگ کا مرکز بنے گا. اس میں ہمارے بچے، ہماری عزتیں، ہماری عورتیں، ہمارے سر لاکھوں کی تعداد میں، بالکل جس طرح شطرنج کے پیادے گرتے ہیں. یہ ہم نے بالکل دستبستہ ریکویسٹ کرنی ہے، دستبستہ ریکویسٹ کرنی ہے ہمارے افواج کے سربراہان سے، ہمارے سیاسیوں سے، طالبان سے، کہ خدا کے لیے پاکستان کو اپنی پرانی غلطیوں کا بس اس پہ توبہ کرنی چاہیے. اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان میں، اور افغانستان ہمارا 5واں صوبہ. یہ پاگلوں کی سوچ ختم. مولانا صاحبان سے میری ریکویسٹ ہے، مولانا صاحبان سے ہماری ریکویسٹ، مولانا صاحبان طالب حکمران سے مہربانی کریں، یہ وقت تمام افغانوں کی اور ادھر تمام پاکستان کے رہنے والوں کی مل بیٹھ کر، علیحدہ مل بیٹھ کر ایک قومی فکر اور ایک قومی ارادہ، اس کے لیے ضروری ہے. ہم ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں، مطالبہ بھی، ہم طالبان حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام افغانستان میں رہنے والے ہر وقت عالم، فاضل، سوچنے والے، بولنے والے، اقتصادی ماہرین، تجارتی ماہرین، دنیا کے جتنے بھی گو، سب پیر و مرید ان کا لوہے جرگہ بلائیں، اور 3 دن تک اس پہ بحث کریں کہ کس طرح ہم اپنی سرزمینوں کو چین، روس، ایران، اسرائیل، ہندوستان، امریکہ، ان کی جنگ کی ماجگاہ سے بچا سکتے ہیں. اگر ہم تو یہ پشتونخوا میں لائیں پارٹی، ہم تو IMF کے ہم تو تجویز دے سکتے ہیں پشتون وطن کو، پشتونخوا وطن کے لوگوں کو، تمام پارٹیوں کو یہ متفقہ اعلان کرنا چاہیے کہ پاکستان نے جو قرضے لیے ہیں IMF کے، اس کا کچھ حصہ اگر ہمارے خطوں میں صرف ہوا ہے، اس کے علاوہ ہم 1 روپیہ نہیں دیں گے. پیسے آپ کھائیں گے اور قرض ہم دیں گے. پاکستان کے ساتھ ساتھ پشتون اپنی تاریخ کے مشکل دور میں ہے.